हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 की। मॉड्यूल नंबर 4 जो हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। चेकलिस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें प्रिपेयर करने हैं, और एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले चेकलिस्ट की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में टोटल 4 टाइप की मशीन्स दी गई हैं सिलेबस में, जिसमें नंबर 1 है आपका डीसी मशीन, नंबर 2 है आपका 3 फेस इंडक्शन मोटर, नंबर 3 है आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, एंड नंबर 4 है आपका सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, ये आपकी 4 मशीन्स सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। अब डीसी मशीन की बात करें, एक्चुअल में पेपर का जो पैटर्न है आप सबको पता ही है कि जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है वो टोटल 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आने हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है उन 3 क्वेश्चंस को करने के लिए, मतलब आपको अटैम्प्ट 2 ही करने हैं 3 में से, तो आप एक मशीन को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये सिंक्रोनस मशीन है, आप चाहें तो इस मशीन को स्किप कर सकते हैं। बाकी के जो 3 मशीन्स हैं इनके ऊपर थोड़ा फोकस करके, इनको कवर करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, तो डीसी मशीन की अगर बात करें तो डीसी मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी हैं पढ़नी। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ते हैं डीसी मशीन्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। 8-10 पार्ट्स हैं इसके, जो मेन पार्ट्स हैं उन सब के बारे में 2-2 3-3 लाइनें आप समझ लीजिए। एक डायग्राम को ज़रूर जान लीजिए, एक डायग्राम जो हमें बनाना पड़ेगा डीसी मशीन का, क्योंकि बिना डायग्राम के पार्ट्स बताना लॉजिकल नहीं है। तो एक सही से एक्सप्लेनेशन देने के लिए कंस्ट्रक्शन में डायग्राम प्लस इसके जितने भी पार्ट्स हैं 8-10 पार्ट्स जो आप याद कर सकते हैं उनको करिए अच्छे से और उसको प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद आता है हमारे पास डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन जो होता है E = P phi N Z/60A। ठीक है, इसका डेरिवेशन ये कई बार पेपर में पूछा गया है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। राइट, तो इसको ज़रूर करें, करना ना भूलें इसको बिल्कुल भी। दूसरा है टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन एक बहुत छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है, हमने अपने चैनल पे भी कवर किया हुआ है। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर = मैकेनिकल पावर को लिखना होता है। इलेक्ट्रिकल पावर E/I, मैकेनिकल पावर ω/T। ठीक है, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड है 2πn के बराबर, T आपका यहाँ पे टॉर्क है, E आपका EMF है और I आपका करंट है। तो यहाँ से आप आसानी से टॉर्क की इक्वेशन को डराइव कर सकते हैं। I जो है आपका आर्मेचर करंट है IA, और E आपका जो है वो EMF इंड्यूस्ड है। तो इस इक्वेशन में आप ओमेगा की जगह पर पुट कीजिए 2πn/60। ठीक है, रोटेशन पर मिनट चाहिए हमें। जो ओमेगा होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, तो उसको हमें पर मिनट बनाने के लिए यानी कि आरपीएम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2πn/60। राइट, कैपिटल N, दिस इज कैपिटल N नॉट स्मॉल n। तो यहाँ पर आप EMF P phi NZ/60 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कीजिए और आपको आसानी से टॉर्क का एक इक्वेशन मिल जाता है। तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है टॉर्क इक्वेशन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक हैं जो डीसी मशीन में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ द डीसी मशीन। न्यूमेरिकल्स हर बार पेपर में एक आध आता ही है। 2 टाइप के न्यूमेरिकल हैं डीसी मशीन के। पहला है आपका जो ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, E = P phi NZ/60A, यानी कि आपको इन पैरामीटर्स में से कुछ वैल्यूज़ दे देंगे। नंबर ऑफ पोल्स, P आपका नंबर ऑफ पोल्स है, फाई आपका फ्लक्स पर पोल है, N आपका स्पीड इन आरपीएम है, Z आपके नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं और A आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं। A की वैल्यू 2 होती है जब आपका वेव वाइंडिंग होता है, और A की वैल्यू P के बराबर होती है जब ये लैप वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल आता है अगर सिर्फ ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है तो। दूसरा जो न्यूमेरिकल बनता है वो टाइप ऑफ डीसी मशीन से रिलेटेड है। टाइप ऑफ डीसी मशीन, राइट, टाइप ऑफ डीसी मशीन्स में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ आपको ये समझना है कि जो डीसी मशीन्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं और उनको हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो एज यू नो हमारे पास डीसी मोटर होता है और डीसी जनरेटर होता है। जनरेटर और मोटर में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मोटर को हम सप्लाई देते हैं और जनरेटर से हम सप्लाई लेते हैं, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन दोनों मशीन्स में हमें डिफरेंशिएट करती है। अब अगर 1 बाय 1 मशीनों की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास मशीन्स हैं डीसी में जो न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी हैं, उसमें एक है सीरीज़ टाइप ऑफ मशीन और दूसरा है शंट टाइप ऑफ मशीन।
ठीक है। सीरीज टाइप ऑफ मशीन का मतलब है कि जब फील्ड और आर्मेचर दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हों, इन सीरीज, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉयल से, ठीक है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, लेट अस कॉल इट आर एफ, ठीक है। आर्मेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये एक सर्कल है और इसके ऊपर और नीचे हमने दो ब्रशेस बनाए हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस आर्मेचर का एक इक्विवेलेंट सर्किट हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, एक बैटरी और साथ में एक रेजिस्टेंस। बैटरी कहलाएगी आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर ई, और रेजिस्टेंस आपका कहलाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हम लोग इस सीरीज वाइंडिंग को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया आर्मेचर ई, ये आपका हो गया आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए, ये आपका हो गया फील्ड का रेजिस्टेंस आर एफ, ठीक है। ये एक जनरल अपीयरेंस है, आप देख रहे हैं कि जो फील्ड है वो फील्ड आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा है। अब अगर ये मोटर है, डीसी मोटर, फील्ड सीरीज डीसी मोटर अगर ये है, तो हमें यहाँ से एक सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी जो मोटर को चलाने के लिए चाहिए होगी। अब सप्लाई देने के बाद मोटर को करंट को रिसीव करना है, तभी तो वो चल पाएगा। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होती है, राइट। तो ये जो करंट है ये अंदर की तरफ मशीन में जाएगा, दिस इज़ आई। इस मशीन के अंदर चूँकि सब चीज़ें सीरीज़ में हैं, तो जो भी करंट है वो कॉमन करंट होगा, यानी कि फील्ड का करंट, आर्मेचर का करंट या फिर सप्लाई से जाने वाला लाइन करंट, ऑल आर सेम। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो लाइन करंट है, जो फील्ड करंट है, जो आर्मेचर करंट है, ऑल आर इक्वल्स टू आई, राइट। और एक सिंपल सी इक्वेशन हम केवीएल लगा के यहाँ से बना सकते हैं, माइनस ऑफ वी, अगर हम केवीएल लगाना जानते हैं तो माइनस ऑफ वी प्लस ऑफ आई इंटू आर एफ प्लस ऑफ आई इंटू आर ए प्लस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। आर एफ को हम लोग आर एस ई के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। आर एस ई स्टैंड्स फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, आर एफ स्टैंड्स फॉर फील्ड रेजिस्टेंस, राइट। तो ये डीसी सीरीज मोटर था हमने जो यहाँ पर आपको बताया है। अब अगर इसका जनरेटर बनाना है, तो जनरेटर बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, बाकी सारे पैरामीटर सेम हैं। जनरेटर है तो हमें एक सप्लाई लोड पर लगा के देने वाला है ये, तो ये जो सप्लाई है, ये जो लोड है हमारा, इस लोड पर एक वोल्टेज मिल रही है जो V के बराबर है, राइट। अब आर्मेचर जो है वो क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करके करंट को लोड की तरफ भेजेगा। इसका मतलब है कि जो आर्मेचर से करंट जाएगा वो बाहर की तरफ को निकलते हुए आएगा, राइट। अगेन वी हैव द सीरीज सर्किट, तो ऑल द करेंट्स आर सेम, दिस इज आई। तो करंट की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हुई है और कुछ नहीं हुआ है। अब अगर आप केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो केवीएल इक्वेशन विल बी माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ आई आर एस ई माइनस ऑफ आई आर ए प्लस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आसानी से यहाँ केवीएल की इक्वेशन लिख करके एक वोल्टेज इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ रिलेशंस हैं वो हैं हमारे पास। अगर न्यूमेरिकल में टॉर्क के रिलेटेड बात हो रही है, तो टॉर्क के लिए आपको वही रिलेशन लगाना है जो हमने ऊपर लिखा है अभी, ई इंटू आई ए इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। इस रिलेशन से आप टॉर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ईएमएफ, करंट एंड स्पीड, ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, इनका यूज़ करके हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ आप देखें कि ये जो लोड है, यानी कि ये जो टर्मिनल्स हैं, ये वाले, एक ये टर्मिनल्स हैं और जनरेटर के केस में ये टर्मिनल्स हैं। मोटर के केस में इन टर्मिनल्स को हम सप्लाई टर्मिनल कहते हैं, जहाँ से सप्लाई कनेक्ट हुई। जनरेटर के केस में इन टर्मिनल्स को हम लोड टर्मिनल्स कहते हैं। अब दोनों ही मशीन में एक कॉमन क्वांटिटी है, लोड टर्मिनल या सप्लाई टर्मिनल है, वो V के बराबर है, वोल्टेज इज़ V। साथ ही साथ जो करंट है दोनों मशीन का वो I के बराबर है, I, ठीक है। दोनों ही मशीन में I करंट है, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। तो V इंटू I एक ऐसी पावर हमें बन गई है जो कि सप्लाई से या लोड से कनेक्टेड है। हम इसको क्या कहते हैं, पावर सप्लाइड बाय द मशीन डीसी मोटर PS, या फिर पावर डिलीवर्ड टू द लोड PL है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। नाम बस दोनों का अलग अलग है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। द वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द टर्मिनल्स एंड द करंट कमिंग या गोइंग फ्रॉम द सप्लाई और टू द लोड, ठीक है। तो दोनों केस में हमें पावर डिलीवर्ड और पावर सप्लाइड मिल गया है। साथ ही साथ हाउ मच मैकेनिकल पावर इज डेवलप्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर में कितना पावर डेवलप हुआ। मोटर के केस में मैकेनिकल पावर होगी, जनरेटर के केस में इलेक्ट्रिकल पावर होगी, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर इन केस ऑफ मोटर इज इक्वल्स टू द वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द आर्मेचर, दैट इज E,
बी, बैक ईएमएफ बोलते हैं मोटर के केस में, मल्टीप्लाइड विद द करंट गोइंग थ्रू द आर्मेचर। आर्मेचर के करंट को जनरली आई ए के नाम से जानते हैं हम, इस केस में आई ए आई के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिकल पावर फॉर ए डीसी सीरीज जनरेटर जो कि आर्मेचर में डेवलप हो रही है। साथ ही साथ जनरेटर में जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हुई, नाम सिर्फ अलग है, फॉर्मूला अगेन सेम है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू द जनरेटेड ईएमएफ ईजी मल्टीप्लाइड विद द आर्मेचर करंट आई ए, राइट। तो इस तरह से आप डीसी सीरीज मशीन के फॉर्मूलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं आराम से। अब अगर शंट मशीन की बात करें, शंट मशीन में हमारे पास शंट का मतलब होता है पैरेलल, यानी कि जो फील्ड है और जो आर्मेचर है वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, राइट। तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा लग गया आर्मेचर, इक्विवेलेंट सर्किट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ये हमारा लग गया फील्ड, और दोनों को हमने लगा दिया पैरेलल में, राइट। ये आपका ई है, ये आपका आर ए है, ये आपका आर एस एच है जिसको हमने फील्ड वाइंडिंग आर एस एच के नाम से दिया है, राइट। अब अगर ये मोटर है तो यहाँ पर एक सप्लाई लगेगी और सप्लाई से करंट मशीन के अंदर जाएगा, राइट। तो दिस इज द लाइन करंट आई एल, इस बार हम इसका नाम रखेंगे आई एल, राइट। साथ ही साथ आर्मेचर को काम करने के लिए भी करंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो वहाँ पर भी करंट की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ को जाती हुई होगी, दिस इज आई ए आर्मेचर करंट। एंड जो फील्ड है उसको फील्ड प्रोड्यूस करना है, और फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट हैज़ टू सप्लाइड टू द फील्ड, तो दिस इज आई एस एच, राइट। ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई। अब अगर आप यहाँ पर एक KCL लगाते हैं इस जंक्शन पे तो आपको एक करंट का रिलेशन मिल जाता है जिसका नाम है आई एल इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच, ये करंट की इक्वेशन हो गई। साथ ही साथ ओम्स लॉ अगर आप लगाते हैं तो ISH की वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं, दिस RSH रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सप्लाई, तो ISH विल बी इक्वल्स टू V अपॉन RSH, राइट। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ KVL लगाएं तो KVL लगा के आप वोल्टेज इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ V प्लस ऑफ EB, मोटर है चूंकि ये तो मैं लिख रहा हूँ EB प्लस IA इंटू RA इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ पावर सप्लाइड बाय द मोटर P is equals to V into IL and power developed by the armature PM is EB into IA, that's it। जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर के केस में हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को ध्यान रखना है बस कि करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी। अब हमारे पास इस बार लोड होगा, लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज होगा V, अब लोड चलने के लिए करंट को बाहर आना होगा, तो ये IL करंट हो गया जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। जो फील्ड है आपका, उस फील्ड को अभी भी फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो इट हैज़ टू टेक द करंट ISH, सेम डायरेक्शन जो ऊपर थी, एंड आर्मेचर विल प्रोड्यूस द करंट विच विल बी सप्लाइड टू द लोड, तो द करंट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द आर्मेचर, दिस इज IA, राइट। ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये आपका EMF है, जनरेटेड EMF EG। अब इस कंडीशन में अगर आप KCL इक्वेशन लगाते हैं डीसी शंट जनरेटर के केस में, हमें मिलता है IA इज इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू IL आउटगोइंग है, ISH भी आउटगोइंग है, ये आपकी करंट इक्वेशन हो गई। RSH की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए अगेन वी हैव द सेम रिलेशन, ISH को ऑब्टेन करने के लिए V अपॉन RSH अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पैरेलल सर्किट है। अब लगा दीजिए KVL लगा के आपको मिल जाएगी वोल्टेज इक्वेशन जो हमें मिल रही है माइनस ऑफ V प्लस EG माइनस IA RA इज इक्वल्स टू 0। बाकी सब रिलेशन वही है, पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज V इंटू IL एंड पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर इज EG इंटू IA, राइट। तो ये आपके दोनों मशीन आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में। कई बार ऐसा होता है कि EMF इक्वेशन का जो डेटा है वो टाइप ऑफ DC मशीन्स के डेटा के साथ मर्ज करके दोनों ही फॉर्मूलेज के टाइप्स को यूज़ करके आपको क्वेश्चन करने के लिए दे देते हैं, राइट। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप आराम से DC मशीन का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लेंगे। और मेरा आप सबको सजेशन ये है कि ये जो 4 टाइप की मशीन्स हैं, इन 4 टाइप की मशीन्स में से अगर आप कम से कम पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट DC मशीन को तो ज़रूर करके जाएं, राइट, क्योंकि DC मशीन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये जो रिलेशंस हैं इन सबको आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स में थोड़ा बहुत आपका हाथ साफ है तो, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की मशीन की, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मेरा सजेशन है आप सभी को कि सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन वहाँ से प्रिपेयर करें, वो है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स।
ज़्यादा वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से आप जो क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको और ज़्यादा स्टडी करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ मशीन्स, टाइप ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, जो कि स्क्वायरल केज एंड वाउंड रोटर टाइप ऑफ 2 मशीन्स होती हैं, इन दोनों को आप पढ़ लीजिए अगर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अगर आप सब कुछ पढ़ के जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द चेकलिस्ट फॉर थ्योरी क्वेश्चंस फ्रॉम 3 फेस इंडक्शन मोटर। इसके बाद आते हैं बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट बड़ा आसान है 3 फेस इंडक्शन मोटर का, जिसमें कुछ सेलेक्टेड फार्मूलेज लगते हैं जो कि स्पीड से रिलेटेड हैं। जैसे सिंक्रोनस स्पीड ns इज इक्वल्स टू होता है 120f/p। एक स्लिप का फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्लिप का ns माइनस nr/ns इंटू 100। एक होता है स्लिप स्पीड का फार्मूला, स्लिप स्पीड आपका होता है ns माइनस nr के बराबर। इसके अलावा जो रिलेटिव स्पीड्स हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड्स मतलब एक स्पीड से दूसरे स्पीड के कंपैरिजन में उनको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आप एक डायग्राम से उसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका स्टेटर है और ये आपका रोटर है। स्टेटर जो घूमता है उसकी स्पीड होती है 0, क्योंकि स्टेटर स्टेशनरी है। रोटर जो घूमता है उसकी स्पीड होती है nr, रोटर स्पीड। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है RMF जिसको कहते हैं, उसके घूमने की स्पीड होती है ns। अब इन तीनों स्पीड्स के बीच में अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो एक स्पीड को दूसरे कंपोनेंट की स्पीड के कंपैरिजन में अगर देखें तो क्या क्या स्पीड्स आती हैं। जैसे हम देखें स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। रोटर की स्पीड है nr, स्टेटर की स्पीड है 0, तो आंसर शुड बी nr। साथ ही साथ अगर आप देखें कि स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर विद रिस्पेक्ट टू रोटर। अब स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर या फिर रोटर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर में और रोटर में दोनों ही सेम होता है, और जिसकी स्पीड होती है ns। तो स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर विद रिस्पेक्ट टू रोटर इज इक्वल्स टू ns माइनस nr, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्पीड को दूसरी स्पीड के कंपैरिजन में फाइंड आउट करके आसानी से आंसर्स को बना सकते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं चाहिए, बस इतने ही फॉर्मूले हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, 2-3 न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने चैप्टर 4 के जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर। आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप उनको एक बार देख भी लेंगे ना, तो ही आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तीसरी टाइप की जो मशीन है उस पे चलते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको कहूँगा, तो वो है टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मेथड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मेथड्स को हम टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये दोनों एक ही बात है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की भी, और हम बात कर रहे हैं ओवरऑल चेकलिस्ट की भी। जैसे 3 फेस में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर करिए अगर आप पढ़ रहे हैं, और अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं तो साथ में एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल एंड वाउंड रोटर, एंड देन न्यूमेरिकल। इसी तरह से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में भी टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मेथड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ एक ही पढ़ना है। और अगर आपको पूरा कवर करके जाना है तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ लीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस में आपका पूरा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो थ्योरी पार्ट है वो कवर हो जाता है। देयर इज नो न्यूमेरिकल इन दिस, राइट। तो ये आपका हो गया तीसरा मशीन। और चौथा जो मशीन है आप ओवरऑल उसको नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप करके जा रहे हैं सब कुछ, तो चेकलिस्ट में आपके पास एक बहुत ही ब्रीफ टॉपिक है कि सिंक्रोनस मोटर के बारे में और सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में। आप इनका एक जनरल दोनों का एक 1.5 पेज का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए। क्या होती है सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर, कैसे चलती है, क्या उसका डायग्राम है, और कुछ अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है तो, राइट। तो ये सारा है प्रॉपर ओवरऑल चेकलिस्ट। अब इस चेकलिस्ट में से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, डीसी में मैंने आपको कहा है कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, न्यूमेरिकल। डीसी तो पूरा करिए अच्छे से, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सिलेक्शन करने के चक्कर में एक भी मशीन को अटैम्प्ट ही ना कर पाऊँ,
राइट। तो डीसी में हमारे पास ये सब कुछ है। उसके बाद 3 फेज में मैंने आपको कहा है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कीजिए, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िए। सिंगल फेज में मैंने आपको कहा है स्टार्टिंग मेथड्स को करिए। इतना करके आप लगभग 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में ज़रूर होंगे चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का चेकलिस्ट भी हो गया और एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको जस्ट एक बार कहीं से भी किसी भी किताब से या किसी भी नोट से लेकर के एक बार उसको पढ़ लीजिए अच्छे से हिंदी में। अदरवाइज़ हमने अपने चैनल पे सिंपल भाषा में समझाया हुआ है, आप वहाँ से समझ लीजिए, लेकिन राइटिंग कंटेंट ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ देखने के चक्कर में आपके पास राइटिंग कंटेंट ही ना हो और आप लिख ना पाएँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।